अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ कागजात का एक फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको एक शॉर्टकट मिलेगा कि आपने किस तरह से उनके साथ डील करना है। उसके बाद स्पेन का डायरेक्ट नेशनलिटी कानून एक बड़ी तब्दीली की गई है, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फ्रॉड जो है वो बेनकाब किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद रिश्तेदारों को यूरोप बुलवाने के लिए 2 नए तरीक़ेकार हैं जिस पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। आप भी इन तरीक़ों पे काम कर सकते हैं और ये लीगल तरीके हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले, इन न्यूज़ की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको स्पेन का डायरेक्ट नेशनलिटी कानून में बड़ी तब्दीली जो है, इसका लिंक, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो फ्रॉड बेनकाब हुआ इंग्लैंड में, इसका लिंक, रिश्तेदारों को यूरोप बुलवाने के लिए जो 2 नए तरीके हैं, इसमें मैं लिंक आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसके बारे में मैं लिंक ऑलरेडी आपको 1-2 मरतबा शेयर कर चुका हूँ और बता चुका हूँ उसकी डिटेल। उसी को आगे लेके चलेंगे और आपको डिटेल मज़ीद कुछ बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको YouTube चैनल्स के लिंक और नीचे आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक फ़ैन पेज के लिंक मिलेंगे। वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि 1961 में एक कानून पास किया गया था, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने, कि एक मुल्क का बाशिंदा अगर दूसरे मुल्क में जाता है तो कि ऐसा ऑनलाइन निज़ाम होना चाहिए या कुछ ऐसी पहचान होनी चाहिए सरकारी डिपार्टमेंट्स की कि अगर वो अटेस्ट कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट तो वो एलिजिबल हो जाएं उन ममालिक में बगैर मज़ीद अटेस्टेशंस के। तो उस कानून का अभी तक जो है वो पाकिस्तान मेंबर नहीं बन सका था। कुछ उसमें कताइयाँ थी, कुछ सुस्ती थी, कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो इंटरनेशनल वो रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते हुए गुजरने थे, वो पाकिस्तान ने नहीं गुजारे थे। तो ये प्रोसेस शुरू किया गया था इमरान खान की दौरे हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। तो अब उसमें काफ़ी पेशरफ्त आई थी 2023 में, लेकिन अब बाकायदा तौर पे उसको कानून का हिस्सा बना लिया गया है। अब क्या होगा कि आप अगर फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लेते हैं तो आपको उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रेसिडेंट है इस वक्त पाकिस्तान के आरिफ अलवी, उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और अनकरीब, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मंथ्स लग सकते हैं, ये बाकायदा तौर पे कानून का हिस्सा बन जाएगा और उसके बाद आप पे ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ एम्बेसी से अटेस्ट करवाएं। इस वजह से ये एक बहुत अच्छी खबर है और बड़ी खुशखबरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आने वाले वक्त में वो इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कागजात के फार्मूले की। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्यूमेंट आपने कहाँ से टेस्ट करवाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट एम्बेसी से वहाँ से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर मैड्रिड से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो उसमें काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं और कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन भी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ, आपने उस फार्मूले पे अमल करना है, उससे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट कहाँ से टेस्ट करवाने हैं। ये याद रखें, अगर आपने अपने वो डॉक्यूमेंट जो अटेस्ट करवाने हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान में होम कंट्री में करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पे स्पेनिश एम्बेसी में जमा करवाने हैं या वहाँ पे आपने किसी इदारे में, तो वहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं उसी मुल्क से, यानी कि पाकिस्तान से ही। अगर वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, जैसे नेशनलिटी के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो फिर आपने टेस्ट करवाने हैं स्पेन में। फिर पाकिस्तान में जो स्पेनिश एम्बेसी है वहाँ से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो एग्जेम्पशन हो जाएगी। फिर आपने यहाँ से होम कंट्री यानी कि स्पेन में आपने जो पाकिस्तानी कौंसलेट या एम्बेसी है वहाँ से टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद उनकी ट्रांसलेशन करवानी है और उसके बाद उनको मैड्रिड भेज देना है और वहाँ से टेस्टेशन हो जानी है। तो उसके बाद वो आपके लिए कारआमद होंगे। तो ये तरीकाकार अगर अपनाएंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से टेस्ट करवाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट अपनी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान से करवाने हैं। इस पे अगर अमल करेंगे तो आपको किसी तरह की भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन का एक डायरेक्ट नेशनलिटी कानून है
जो कि पहले ये था कि 2 साल का कहा गया था कि 2 साल यहाँ पे आके रहेगा, उसके बाद उसको नेशनलिटी मिलेगी और इसमें रायत रखी गई थी। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है, जो कि स्पेन की हुकूमत ने एक नई अपडेट दी है, यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि जो पेसोई की हुकूमत है ये ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के मामलात को बहुत बेहतर करती जा रही है, बहुत फास्ट करती जा रही है, बहुत ईजी करती जा रही है। अब इन्होंने 13 ममालिक की नई लिस्ट जारी की है। वो 13 ममालिक के जो लोग हैं वो अब डायरेक्ट नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो चंद एक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इसमें कुछ कमेंट आए हैं मुझे कि ये जो नए 13 ममालिक हैं इसमें शायद वो ममालिक भी शामिल हैं जिनके बाशिंदे यहाँ पे हैं, और ये तमाम के लिए ऐसा नहीं है। ये 13 ममालिक की लिस्ट उन्होंने जारी की है जिसमें वो ममालिक है जहाँ पे ये कभी हुकूमत करते रहे हैं, जो कि लतीन अमेरिका है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग जो हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। 2008 से पहले जो पैदा हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, 2008 के बाद जो पैदा हुए हैं वो इसके कानून के एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ तक ये कानून बना दिया गया है कि वो इन ममालिक के बाशिंदे पहले स्पेन में आते थे, इनको रेजिडेंट कार्ड लेना पड़ता था, सेम इसी तरह जिस तरह हम लेते हैं 2 साल 3 साल अरेगो फॉर्मेशन या अरेगो सोशल के ज़रिए, इसी तरह इनको लेने पड़ते थे। लेकिन जैसे इनको 2 साल लीगल हुए होते थे तो ये नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ये भी इनको एग्जाम्पशन दे दी गई है। इन 13 ममालिक के बाशिंदे जो हैं ये अब डायरेक्ट नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे अगर ये 2008 से पहले पैदा हुए होंगे। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आपका माँ या बाप दोनों में से कोई एक जो है वो एलिजिबल होना चाहिए कि उनका आगे बाप या दादा जो था वो पहले स्पेनिश था। इसके अलावा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस वजह से ये दोस्तों टोटली कानून डिफरेंट है उन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे ये कभी हुकूमत करते रहे हैं। पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, नेपाल का दूर दूर भी इस कानून के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस वजह से पाकिस्तानियों को, इंडियन को बिल्कुल भी इस कानून के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आया है। उनका एक बड़ा फ्रॉड बेनकाब हुआ। असल में ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो हैं यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत फिट बैठती है कि पैसा जो है वो सब कुछ करवा सकता है। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, जिनको माना जाता है पूरी दुनिया में, उसमें भी बड़े बड़े ब्लंडर्स का सामना उन सामने आया। उनके भी बड़े बड़े फ्रॉड सामने आए हैं। वो फ्रॉड कुछ इस तरह से सामने आए हैं कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि वो इतना जो है वो उनकी एलिजिबिलिटी हो, इतनी एजुकेशन हो और इतने ग्रेड हों कम से कम उनकी एजुकेशन में। लेकिन अब ऑडिट करने के बाद हुकूमती रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ ने उसका ख्याल नहीं किया, बल्कि भारी फ़ीसों का ख्याल किया। भारी फ़ीसें इन स्टूडेंट से उन्होंने हासिल की, लेकिन ये नहीं देखा कि उस स्टूडेंट के ग्रेड जो हैं वो इंतहाई कम है। अब इन यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सक्यूज़ किया है, माफ़ी मांगी है, जो मैं नीचे लिंक आपको दे रहा हूँ वो आप रीड करेंगे तो आपके बात सामने आ जाएगी। और अब आपके सामने आ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वहाँ पे गुजारा काफ़ी मुश्किल हो चुका है। कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, काम की इजाज़त बहुत कम कर दी गई है। उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे काम की जो है वो मिलने की रेशो भी इंतहाई कम है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूके में मज़ीद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस तरह के फ्रॉड सामने आने से। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन की, जिस पे काफ़ी दोस्तों को शिद्दत से इंतज़ार था और काफ़ी दोस्तों ने इस पर कमेंट किए। ख़ास तौर पे एक फैमिली है, उनकी तरफ से भी कमेंट आया कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरा भाई अगर रोमानिया आता है तो मैं वहाँ से उसको क्या यहाँ पे बुला सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने 2 तरीके आपको कहे हैं ये प्रैक्टिकली चंद जानने वाले दोस्तों ने किए हैं और कुछ दोस्त कर रहे हैं। अगर तो आप डायरेक्ट अपने रिश्तेदार को यूरोप बुलवाना चाहते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, तो उसके लिए आपको क्या करना हो। ये दोस्तों वो तरीका है जो कि चंद एक दोस्तों ने किया है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रोमानिया में जाके एक कंपनी रजिस्टर्ड की, और ये वहाँ पे जाना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ बैठ के लॉयर हायर किया और लॉयर के ज़रिए वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड कराई। वो किसी तरह की भी कंपनी हो सकती है, वो रिक्रूटमेंट की भी कंपनी हो सकती है, वहाँ पे मुलाजम प्रोवाइड करने वाली कंपनी, या कि रेस्टोरेंट की भी कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी हो सकती है।
उसके बाद उन्होंने अपने चंद एक रिश्तेदारों को उसी कंपनी का डायरेक्टर बना लिया। वो रिश्तेदार जो वहाँ पे नहीं थे, वो पाकिस्तान में थे या इंडिया में थे, तो उनको डायरेक्टर बना लिया। तो उसके बाद जब उस पर ट्रांजैक्शंस हुई, उस पर काम किया गया, जो कि करना ज़रूरी अब है, पहले नहीं था, अब ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके बाद आप उन डायरेक्टर्स को वीज़े पे बुलवा सकते हैं रोमानिया। रोमानिया से आगे जो है वो भी इतना मुश्किल नहीं रहता जब आप बिज़नेस के परमिट पे आते हैं और इस तरह के इन्वेस्टर के परमिट पे आते, क्योंकि वो ऑलरेडी डायरेक्टर होते हैं, उस कंपनी के मेंबर होते हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रही होती है रोमानिया में, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। यह है तरीका नंबर 1 जिस पे बेशुमार लोगों ने मतलब अपने रिश्तेदारों को बुलाया है। दूसरा जो तरीकाकार है वो ये है, अब क्वेश्चन आता है कि रोमानिया से आगे क्या हम शेंजन स्टेट्स में उनको ला सकते हैं। रोमानिया में जब आप लीगल आ जाते हैं और आगे आपको वहाँ पे परमिट मिल जाता है, वहाँ की लीगल TRC मिल जाती है, तो वहाँ से आगे निकलना वर्क परमिट पे बहुत ही आसान है। कोई भी वर्क परमिट आप वहाँ पे उनको भेजते हैं, कोई शॉप का भेजते हैं, कोई रेस्टोरेंट का भेजते हैं, कोई इस तरह का परमिट निकाल के भेजते हैं, आपको पता है यहाँ से इस तरह खैरियत से परमिट निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ से निकल आता है। लेकिन पाकिस्तान में एम्बेसी वीज़ा नहीं लगाती, लेकिन रोमानिया में ऐसा नहीं है। आप यहाँ से रोमानिया किसी अपने रिलेटिव को भेजेंगे वर्क परमिट, स्पेन का कि शॉप का भेज दें, कि रेस्टोरेंट का भेज दें, तो वो वर्क परमिट रोमानिया में जो स्पेन का कॉन्सुलेट होगा उस पर उसको वर्क परमिट जारी कर देगा और वो वहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये बेशुमार एग्जांपल्स हैं। वहाँ से लोग पोलैंड मूव हुए हैं, वहाँ से लोग जर्मनी मूव हुए हैं और वहाँ से लोग इटली भी मूव हुए हैं सेम यही प्रोसेस करके। तो एक तो ये आपके क्वेश्चन का भी जवाब है कि बिल्कुल ये मुमकिन है। तरीकाकार ये करना पड़ेगा कि उसको यहाँ से कोई भी आप वर्क परमिट वहाँ पे भेज सकते हैं और उस पर वो लीगल स्पेन में आएगा और लीगल आके यहाँ पे जो है वो एंट्री लेगा और यहाँ की रेजिडेंसी लेगा। तो ये दोनों तरीके जो हैं आप अपना सकते हैं पाकिस्तान से रोमानिया बुलाने के लिए और रोमानिया से आगे लोगों को शेंजन स्टेट में रिश्तेदारों को बुलवाने के लिए। उम्मीद है इन तमाम इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।